जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 4 के बारे में। अध्याय 4 का नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। हमने इकाई 2 में 2 लेसन देखे थे, 3 और 4। तीसरे लेसन का नाम था कि सरकार क्या है और इस चौथे लेसन का नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। यानी लोकतांत्रिक सरकार के कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। चलिए उन चीज़ों के बारे में हम देखें। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकारों के कामों को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, लोकतांत्रिक सरकार में लोगों की भागीदारी क्या होनी चाहिए, समस्याओं का समाधान कैसे होता है, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। ये सभी जितने भी हैं, जैसे लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार, ये जितने भी चीज़ हैं, ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या करते हैं, सफल बनाते हैं। यदि इन व्यवस्थाओं में कोई खोट है तो लोकतांत्रिक सरकार में भी खोट आ जाएगी। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता होगा, आप खुद इमेजिनेशन कीजिए। यदि लोकतांत्रिक सरकार न होती तो कैसा रहता हम लोगों का जीवन, या कैसे रहती हम लोगों की दिनचर्या, या कैसे रहते हम लोग। ठीक है, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। अब लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होता। इस बात को समझने के लिए इस लेसन में माया की कहानी बताया गया है। माया की कहानी से स्पष्ट हो जाएगा कि लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती तो कैसा होता, और लोकतांत्रिक सरकार है तो क्या फायदा है। आखिर लोकतांत्रिक सरकार को ही भारत में क्यों अपनाया गया, लोकतंत्र के लिए संघर्ष क्यों किया गया। चलिए माया की कहानी जब हम लोग पढ़ेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। यह देखिए, यह पूरा विश्व का मैप है, महाद्वीपों का मैप है, इन्हीं में सभी विश्व हैं। संसार, अब देखिए ये है भारत, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इधर नीचे अंटार्कटिका है। दक्षिण अफ्रीका की यह कहानी है, माया की कहानी। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग, जैसे गोरे, श्वेत, अश्वेत और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय, यानी कि जिस तरह से हम भारतीय लोग रहते हैं, जिस तरह के हम भारतीय लोगों का शरीर का कलर है, उस तरह के लोग, बहुत अधिक गोरे लोग और बहुत अधिक काले यानी अश्वेत लोग दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू, जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपने माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रैप बुक, मिला है, जो अखबार की कतरनों के तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा, उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन था। क्या नाम था उसका? हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा और उसने पूछा क्यों, अर्थात पुलिस ने हेक्टर पीटरसन को गोली क्यों मार दी थी, अपने माँ से पूछती है। ठीक, क्यों? तो चलिए, माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद कानून यानी कि रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, उसी कानून से दक्षिण अफ्रीका शासित था। रंगभेद का मतलब होता है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। ओके, दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इस आधार पर अलग समूहों में बटी हुई थीं। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य
प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोग रहते थे, श्वेत लोग रहते थे, भारतीयों जैसे रहते थे और अन्य प्रजातियों को लोग रहते थे, जिसमें एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि दोस्ती नहीं कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते हैं, एक साथ घूम नहीं सकते हैं, एक साथ बैठ नहीं सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के पास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। बहुत गुस्से से बोल रही थी क्योंकि उसकी माँ ने उस चीज़ को देखा था, उस चीज़ को सहा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग-अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग-अलग होती थीं। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थीं वे ज़रूरतों के सामान से सुसज्जित नहीं थी, जबकि जो अश्वेत सुसज्जित होती थीं जबकि अश्वेत लोगों की जो गाड़ियाँ थी उसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल व बसें अलग होती थीं, यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग-अलग होते थे। सोचिए यदि आपके साथ वर्तमान समय में इस तरह से किया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। यह हो रहा है विश्व के लेवल पे। भारत के लेवल पे डॉक्टर अंबेडकर जी को हमने देखा था, जस्ट इसके विविधता एवं भेदभाव में उनको देखा भारत के संदर्भ में कि उतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यहाँ के जो मतलब व्यवस्था प्रणाली थी वह किस तरह से उनके साथ भेदभाव करती थी, वर्ण व्यवस्था वाली जो बात है। और यहाँ पे विश्व लेवल पर श्वेत और अश्वेत लोगों को लेकर के हो रहा है। इनके लिए अस्पताल अलग हैं, अस्पतालों की गाड़ियाँ अलग-अलग हैं, उनके में अच्छी-अच्छी सुविधाएं हैं, अश्वेत में सुविधाएं नहीं हैं। श्वेतों का बस स्टैंड अलग है, अश्वेतों का बस स्टैंड अलग है, अलग-अलग सब चीज़ है। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों की खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसकी कहानी हम लोग हमेशा पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी जब आ रहे थे, ट्रेन के डब्बे में बैठे थे तो उसमें कुछ गोरे लोग बैठे थे और यह भारतीय जो सांवले थे यानी कि इनको अश्वेत की कैटेगरी में दक्षिण अफ्रीका में रखा जा सकता था। तो क्या हुआ कि वह लोग इनको चिढ़ाने लगे और इनको ट्रेन की बोगी से क्या करते हैं, फेंक देते हैं और तभी से गांधी जी भी यह कहते हैं कि गोरों को यहाँ से भगाना है। ठीक है, यहाँ से हम इस संदर्भ में भी सोच सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था स्वेटो। दक्षिण पश्चिमी जब कह रहा है तो यहाँ पे ये होता है, ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, दाएं वाला ईस्ट यानी पूरब होता है, बाएं वाला वेस्ट यानी कि पश्चिम होता है। और यह कह रहा है दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्वेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते हैं। जहाँ सिर्फ कौन से लोग रहते हैं, अश्वेत अर्थात काले लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं का रहने वाला था, स्वेटो का। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे, जो गोरे लोग होते थे वे अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जाता था जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। पीटरसन और उसके वहाँ के अन्य विद्यार्थियों को जो श्वेत लोग रहते थे कहते थे कि तुम लोग अफ्रीकन्स भाषा सीखो और उस पर जोर डालते थे अफ्रीकन्स भाषा सीखने के लिए। लेकिन हेक्टर पीटरसन और उसके अन्य जो विद्यार्थी या मित्र थे वह लोग अपनी मातृभाषा यानी जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन्स सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों पर बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाईं। उनमें से एक गोली हेक्टर को
लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। 16 जून 1976 की यह घटना है, जिस समय हेक्टर पीटरसन को गोली लग जाती है आंदोलन करते वक्त, विरोध करते वक्त। अफ्रीकांस भाषा का विरोध ये और इसके अन्य मित्र करते हैं और वहीं पे गोली लग जाती है और हेक्टर पीटरसन की मृत्यु हो जाती है। यह घटना 16 जून 1976 की है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला, याद रखिएगा नाम। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे तक संघर्ष किया। अनंतः 1994 में उन्हें सफलता मिली। कि कब सफलता मिली? 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। अब देखिए, अपना देश आज़ाद हुआ 1947 को। 1947 को हम जानते हैं कि 47 दूना कितना होता है? 45 दूना 90 और 2 दूना 4 यानी 94। यानी कि 47 साल बाद दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। यानी अपने भारत से कितना पीछे था? 47 साल पीछे। तब से सभी प्रजातियों के लिए लोगों को बराबर माना जाने लगा। ठीक है। अश्वेत लोग किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे सूची बना सकते हैं। अब हम देखते हैं, इसमें हम लोग यह समझें कि लोकतांत्रिक सरकार, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था, लोकतांत्रिक व्यवस्था न होती तो क्या होता, इसका उत्तर हम लोगों ने माया की कहानी में जान लिया कि लोकतांत्रिक सरकार न होती तो हम जो आज आंदोलन करते हैं वह आंदोलन करने का अधिकार न होता, वोट डालने का अधिकार न होता। हो सकता था कि जो अमीर लोग होते उनके लिए गाड़ियां अलग होती, उनके लिए जमीनें अलग आरक्षित की गई होती, उनके लिए घर अलग होते, हम लोगों के लिए घर अलग होते, बस स्टैंड अलग होते, हम लोग उनकी बराबरी उठ बैठ नहीं पाते। ठीक है। इसका आंसर हम लोग माया की कहानी से समझ गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इनमें लोगों की भागीदारी क्या है ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, कायम रहे और भी मजबूती पकड़ी रहे। तो चलिए भागीदारी को देखते हैं। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? अब यह भी एक क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं। तो चलिए इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं कि आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में कौन निर्णय लेता है? तो लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यानी कि लोकतंत्र में कहा गया था एक शब्द में, लोगों की तंत्र या लोगों का ही सरकार होता है। लोकतंत्र की सरकार जो होती है लोगों की सरकार होती है, लोग ही निर्णय लेते हैं। यह चुनाव के माध्यम से करते हैं। क्या करते हैं? चुनाव के माध्यम से वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। कई लोगों ने वोट देकर एक अपना प्रतिनिधि चुना और एक प्रतिनिधि इनकी तरफ से वह निर्णय लेगा। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखता है। जरूरत और मांग, एक प्रतिनिधि को कई लोगों ने मिल करके चुना, तो इन लोगों की क्या जरूरत है और क्या मांग है, इन दोनों बातों को सेंटर में ध्यान में रखते हुए यह डिसीजन लेता है। चलिए यहाँ पे एक बॉक्स में दिया गया है कि कुछ अखबार देखिए, उसमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या जरूरत है? एक निर्धारित समय कितना होता है? 5 ईयर। और हर 5 साल पर चुनाव क्यों होते रहते हैं? सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। जितने भी सरकार हैं सभी लोगों को एक निश्चित समय यानी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। यह अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है।
सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। एक सरकार कई बार सत्ता में तभी बनी रह सकती है जब लोग उसको कई बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह बड़ी घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। ताकत महसूस करते हैं। चुनाव का समय आप देखिए, 2022 आज 2 जनवरी 2022 है और ठीक इस 2022 में चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव के समय लोगों के लिए वह बड़ी घड़ी होती है कि जब लोगों को पता चलता है कि हमारी पावर क्या है, हमारे अंदर कौन सी ताकत है, जिसकी ताकत के वजह से हम अपना देश चला सकते हैं, और वह पता चलता है चुनाव के समय। और चुनाव जब समाप्त हो जाता है तो 5 साल तक हमारे जो एमएलए जी होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, वे लोग आते नहीं हैं। अब यही हम लोग पढ़ते हैं, शायद एक कहानी था कि हम जिसके मामा हैं। ठीक वैसा ही क्या होता है कि जब वह आदमी बनारस में जाते हैं तो एक उनको मिल जाता है और कहता है कि चलिए मामा, आपको देखे हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिन हो गया। मामा उस क्षेत्र में अनजान थे, जबकि वे जानते थे कि हमारा कोई भांजा नहीं है, लेकिन यह इस फायदे में थे कि चलो हमको कोई मिल गया, उसके साथ हम आराम से बनारस घूम सकते हैं। वह भांजा लेकर के जाता है उनको स्नान करवाने के लिए और कहता है मामा जी जाइए आप स्नान कर लीजिए, क्योंकि बनारस में आए हैं, यदि स्नान नहीं करते हैं तो आपका बनारस आना व्यर्थ है। अब मामा जी क्या करते हैं, बनारस के नदी में कूद जाते हैं स्नान करने के लिए और सभी कपड़ा अपना उस घाट पे रख देते हैं। और यह भांजे जी इस कपड़े को लेकर के 9 2 11 हो जाते हैं और ये तौली लपेटे हुए बाहर निकलते हैं और हर व्यक्ति से पूछते हैं कि अरे आपने उनको देखा? तो वे लोग पूछते हैं कौन? अरे हम जिसके मामा हैं। फिर एक दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे आप उसको देखा? तो किसको? अरे हम जिसके मामा हैं। तो ठीक वैसे ही जब चुनाव का वक्त आता है तो नेता लोग हम लोगों के घर पे कई राउंड आते जाते हैं, पैरों पर गिरते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब हम लोग अपनी ताकत उन लोगों में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उन लोगों को दे देते हैं, तो वह हमारी ताकत को लेकर के 9 2 11 हो जाते हैं और हम घूमते फिरते रहते हैं। अरे वह कहाँ है जिसको हमने वोट दिया था? अरे वो कहाँ है जिसको हमने वोट दिया था? इसीलिए यह चुनाव की घड़ी है। आप अपने ताकत को महसूस कर रहे हैं, आप अपने ताकत को उसी जगह ट्रांसफ़र करें जो उस ताकत को लेने के लायक हो, जो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रख सकता हो, जो इस लोकतांत्रिक देश में जैसे लोकतांत्रिक देश एक अच्छा बन के उभरे, भारत विकासशील से विकसित हो सके, उसको अपनी ताकत आप ट्रांसफ़र करिए और सोच समझ करके। इस तरह से नियमित चुनाव से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। यदि यह जो चुनाव का माध्यम होता है हर 5 वर्ष के बाद, इससे लोगों की ताकत 5 वर्ष बाद फिर उन्हें मिल जाती है। फिर वह ताकत दूसरों को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर 5 साल बाद वह ताकत उनको खुद मिल जाती है, जिससे इस लोकतंत्र में लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। यदि इस तरह से नहीं होता तो सरकार क्या हो जाती? मनमौजी हो जाती, मनमानी हो जाती, तो लोकतंत्र का कोई मकसद नहीं रह जाता, ये भी राजतंत्र ही हो जाता। अब चलिए भागीदारी को तो हम लोग समझ गए। भागीदारी में हम लोग यह समझ गए कि लोगों की भागीदारी क्या होनी चाहिए। लोगों की भागीदारी में का ही मैंने सरकार क्या है उसमें पहला दिखाया था कि एक कार्टूनिस्ट का काम होता है कि लोकतांत्रिक सरकार की जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको ढूंढे और उस कार्टून के माध्यम से लोकतंत्र में लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोगों को पता चल सके, जागरूक हो सके कि हमारे नेताएं क्या गलती कर रहे हैं। मीडिया का यही काम होता है लोकतांत्रिक सरकार में। और लोकतांत्रिक सरकार में जो चौथा स्तंभ माना जाता है, वह किसको माना जाता है? तो
मीडिया को माना जाता है। हम लोगों ने बात कर चुका था कि लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, अब उसी में जो चौथा खंभा होता है, वह खंभा होता है मीडिया का। न्यायपालिका के बाद मीडिया का, और मीडिया का बहुत बड़ा भागीदारी, बहुत बड़ा रोल होता है लोकतांत्रिक सरकार में। लेकिन आजकल के मीडिया को हम लोग आसानी से देख सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं कि किताबी आंकड़ों से मीडिया का क्या मतलब है, रियल आंकड़ों से मीडिया का क्या मतलब है, किताबी आंकड़ों से नेताओं का क्या मतलब है, रियल आंकड़ों से नेताओं का क्या मतलब है। जब हम लोगों में इन्हीं दोनों के बीच में तुलनात्मक दृष्टिकोण डेवलप हो जाएगा, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण डेवलप हो जाएगा, उसके बाद क्रिटिकल अप्रोच अर्थात आलोचनात्मक दृष्टिकोण डेवलप हो जाएगा, तो हम अपनी भागीदारी को अच्छे से समझ सकते हैं और लोकतंत्र में हम अपनी भागीदारी को अच्छे ढंग से निभा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या भागीदारी के अन्य तरीके हो सकते हैं। अब देखिए, चुनाव 5 वर्ष में 1 बार होते हैं। वह वोट के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने और भी कई नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके होते हैं। सरकार में कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके अपनी भागीदारी निभाते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेते हैं और उसकी आलोचना करते हैं और इस तरीके से क्या होता है, अपनी भागीदारी लोकतांत्रिक सरकार में अपनाते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में विरोधियों का होना भी, विपक्षियों का होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि लोकतांत्रिक सरकार में विपक्षी नहीं होता तो लोकतांत्रिक सरकार मनमानी हो जाती और इन विपक्षियों के माध्यम से ही हम हर चीज़ का लोकतांत्रिक सरकार में जो सत्ता में है उनका हिसाब लिया जाता है, क्योंकि विपक्षी इनके समकक्ष बैठी होती है, हम लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। इनके हर कामों पर यह विपक्षी ध्यान देता है और यह विपक्षी इनका कान ऐंठता है कि इस तरह से नहीं, इस तरह से चलो। और जब यह कान ऐंठता है तो उनको दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो हम लोगों को उनकी आवाज़ें सुनाई देती है, जिसके वजह से हम लोग भी अपनी भागीदारी निभाते हैं कि नहीं सर, आप गलत कर रहे हैं, इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए। और यह जब मनमाने होने लगते हैं तो वही लोग आंदोलन पे, क्रांति पे उतर आते हैं। अब चलिए देखते हैं, अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया था, एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया था। देखिए, यानी कि बिजली का किराया बढ़ रहा है, पेट्रोल का किराया बढ़ रहा है, प्याज, सब्जियों का दाम बढ़ रहा है, तो इसके भी जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? ओनली सरकार को। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए। तो अब आप अपनी भागीदारी किस तरह से अन्य तरीके से निभा सकते हैं? जुलूस निकाल सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं। यह कहाँ हो सकता है? लोकतांत्रिक सरकार में। राजतंत्रीय सरकार में जुलूस निकालेंगे तो सेंटर में तो कोई और बैठा हुआ है, आपने उसको वोट नहीं दिया है। आपने जब उसको वोट नहीं दिया है तो आपकी ताकत उसके अंदर मतलब स्थानांतरण नहीं हुई है, तो आपकी ताकत आपके पास है और आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप एक व्यक्ति हैं, आपके अंदर यदि अच्छी सोच है तो आप कई लोगों की ताकत, यानी कई लोगों को आपस में मिलाकर उनकी ताकतों को लेकर के आप इससे लड़ाई कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही अनेकता में एकता, जब हम लोग क्लास 6 का पहला लेसन पढ़े थे, विविधता की समझ, तो उसमें समझा दिया गया था कि इसी तरह लोगों ने लंबे समय के बाद यहाँ के राजतंत्रीय व्यवस्था को, यहाँ की ब्रिटिश शासन को लोगों ने खदेड़ दिया, उसमें कई महापुरुष भी शामिल थे। चलिए अब आगे देखते हैं, सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए। सरकार ने जब बिजली का किराया बढ़ गया तो लोगों ने तीखा उसका विरोध किया, जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए और सरकार अपने निर्णय के बचाव में
तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी। अभी हम लोगों ने देखा कि लोगों की ज़रूरतों और मांग को सेंटर में रख कर ही नेता निर्णय लेते हैं कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं और क्या मांग है। बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा, सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। लोकतांत्रिक सरकार आम जनता के प्रति क्या होती है? जिम्मेदार होती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, भूख हड़ताल होता है ना, भूख हड़ताल अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्यायसंगत नहीं हैं, उन्हें सामने लाया जाता है। अब देखिए, अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस समय जो डिजिटल युग चल रहा है, डिजिटल ज़माना चल रहा है, यह टेलीविज़न और सोशल मीडिया ही सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। इस समय हैशटैग हस्ताक्षर अभियान, हैशटैग हम बेरोजगार हैं, हैशटैग हमें रोजगार दो, इस तरह से ट्रेंड चलते रहते हैं आज समय में और चलते भी रहेंगे। और यही आंदोलन का इस समय जरिया बन चुका है। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वह यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें। वे क्या करें? आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दें। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अब चलिए, अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत हो जाता है। जब वहाँ के लोग जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार को कैसे चलाया जाता है, उस देश की सरकार को कैसे चलाया जाता है, तो लोकतांत्रिक जो स्वरूप है वह और भी मजबूत हो जाती है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली में कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे, तो हमें वहां पे एक क्षण रुक करके पता करना चाहिए कि जुलूस किस लिए निकाला गया, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वो किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग इसको पढ़ेंगे कब? क्लास 7 की एनसीईआरटी की पॉलिटी में। हर लाइनें एक दूसरे से लिंक हैं, हर लाइनें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बशर्ते हमें उन्हें पकड़ने की ज़रूरत है। और हम यह समझने की मदद मिलेगी हमें कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। अब चलिए देखते हैं विवादों का समाधान। अब हमने भागीदारी समझ लिया। अब लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व में है जो विवादों का समाधान। अब लोकतांत्रिक सरकार विवादों का समाधान कैसे करती है और क्यों करती है, चलिए इसको समझते हैं। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं का समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है, जबकि नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि माया की कहानी को दोबारा पढ़िए और पता लगाइए कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था, तो क्या वो कोई अन्य तरीका है? कैसे रोका जा सकता था? इस क्वेश्चन का आंसर जब हम इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ हिंट मिल जाए। अब देखिए, दूसरे समूहों को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है, कई लोग यह मान लेते हैं। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं।
संस्कृति उनकी अलग है, विविधता का रूप है। धर्म उनके अलग हैं, विविधता की पहलू है। अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं, विविधता की पहलू है। लेकिन आर्थिक पृष्ठभूमियाँ ये असमानता का पहलू है। इस तरह से हम समझते चलेंगे तो हमारा सब लेसन रिकॉल होता जाएगा और तैयारी भी हमारी अच्छे ढंग से होती जाएगी। तो जब अलग-अलग पृष्ठभूमियों के लोग आते हैं तो यह तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। ऐसा तभी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि जो विवाद उभर रहे हैं, उसका समाधान करे। अभी हम लोगों ने हाल-फिलहाल में देखा, कृषि बिल जो 3 कानून थे, उनको सरकार ने वापस लिया। तो इसीलिए सरकार की यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह लोगों के विवादों का समाधान करे, निपटारा करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। धार्मिक जुलूस हो गए या कोई उत्सव हो गया, वह समस्या का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते से निकालें, कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी-कभी जुलूस के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, तो कभी-कभी जुलूस पर पत्थर फेंकने या रोकने की कोशिश कर सकते हैं। फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि वह आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवादों का समाधान निकल सके। यहाँ पर देखिए, एक बॉक्स दिया गया है कि भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं। सबको इसको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। जो उसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, जो धाराएं दिए गए हैं, जो बातें दी गई हैं, जो उसमें कानूनों का प्रावधान है, उस हिसाब से ही इन विवादों का समाधान होता है। कई बार ऐसा होता है, यहाँ पर तो धार्मिक जुलूस और उत्सव ने विवाद का रूप ले लिया। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं आए दिनों में, इस्लाम धर्म का जो त्यौहार तजिया है और हिंदू धर्म का जो त्यौहार दशहरा है, जब दोनों ये लोग अपने मतलब वहाँ पे मज़ार पे शायद जाते हैं और हिंदू धर्म वाले लोग जब मूर्ति को दहवाने यानी कि उसका विसर्जन करने के लिए जाते हैं, तो ये दोनों त्योहार कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ही दिन लड़ जाता है और कई जगह पेपरों में सुनने को मिलता है कि इन दोनों में यह विवाद का रूप ले लिया। तो इसीलिए यह विवाद का रूप न ले, इसके लिए अलग-अलग रास्ते बनाए जाते हैं। वहाँ पे अधिक से अधिक फ़ोर्स यानी पुलिस रहती है। वहाँ पे पुलिस की भूमिका बहुत बड़ी होती है। पुलिस को हमेशा वहाँ पे सचेत रहना पड़ता है ताकि दोनों लोगों में टकराव न हो। कई बार ऐसा होता है कि नदियों को लेकर के भी विवाद हो जाता है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है, उनके बीच में नदी के पानी का बँटवारा विवाद का कारण बन जाता है। नदियों के पानियों का बँटवारा क्यों होता है? क्योंकि नदी का एक पानी से ही हम जानते हैं कि नहरों में पानी आता है और नहरों की पानी से ही बहुत से खेतों की सिंचाई होती है। बहुत बड़े भूभाग फसलों की खेतों की सिंचाई होती है। उदाहरण के लिए, आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना ही होगा। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मैटूर बांध से भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र की सिंचाई होती है। डेल्टा क्षेत्र की सिंचाई का मतलब आप समझ सकते हैं। जब हमने
नहीं, अब हम लोग बात करेंगे जब क्लास 9 की जियोग्राफी में, तो उसमें जब हम नदियाँ पढ़ेंगे, तो नदियों की जो वितरिका होती है, डेल्टाएँ होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब नदी जहाँ गिरती है, तो वहाँ पे कई डेल्टा बनाती है, और डेल्टा यानी कि यहाँ पे मालवा जमे हो जाते हैं, उस पे जो खेती होती है, तो उसी नदी से उस पे पानी नहरों के माध्यम से पहुँचाया जाता है। तो वह जो नदी थी, कावेरी नदी, वह डेल्टाई क्षेत्र सिंचाई के लिए भी काम आती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। दोनों बांध किस नदी एक ही नदी पे बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पे है, यानी ऊपरी छोर पे, और मेटूर बांध तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचली छोर पे है। अब यहाँ से जब पानी छोड़ा जाएगा, तभी वह मेटूर बांध में आएगा, तो यहाँ पे पानी को पैक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी नहीं आ पाता है, और यही कारण है कि यहाँ की फसलें अच्छी नहीं हो पाती हैं। इसी को लेकर के विवाद हो जाता है कि हमको पानी चाहिए बराबर। ये कहता है कि भाई पहले हमारे वहाँ का हो जाने दो। इसलिए इन दोनों को लेकर के विवाद हो जाता है, और यह विवाद किस में आता है, इस विवाद को शांत कौन करता है, तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है, ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो सके। अब चलिए हम देखते हैं समानता एवं न्याय। चलिए अब देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व में समानता एवं न्याय के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों जरूरी है उसको समझ लिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था न होती तो क्या होता, माया की कहानी से समझ लिया। लोगों की भागीदारी लोकतांत्रिक सरकार में कितनी महत्वपूर्ण है उसको समझ लिया, और उस भागीदारी के अन्य तरीके भी हैं उसको समझ लिया। और हम लोगों ने यह समझ लिया कि समस्याओं का जो समाधान होता है, विवादों का जो समाधान होता है, वह लोकतांत्रिक सरकार कैसे करती है। यदि विवादों का समाधान सरकार नहीं कर पाती, तो वह लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती। ओके, अब चलिए समझते हैं समानता एवं न्याय के बारे में। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। ठीक, न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची थी? उसमें पहुंची थी। उसमें जब वह 9 साल के थे तो उनको बहुत कड़ा अनुभव हुआ कि भेदभाव क्या है। सभी लोग एक जैसे हैं, लेकिन हमसे भेदभाव किया जा रहा है। माया की कहानी में जो हेक्टर पीटरसन था, चाहे जो अश्वेत लोग थे, जो श्वेत लोग थे, तो अश्वेत लोगों को यह बहुत कड़ा अनुभव था कि किस तरह से हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। और एक उसमें महान विभूत जन्मे, एक महापुरुष जन्मे जिनका नाम नेल्सन मंडेला है। उन्होंने वहाँ पे जन्म लिया, और लंबे लड़ाइयों के बाद अंततः जाकर के 1994 में, अर्थात अपने भारत से 47 साल पीछे, अपने भारत 47 साल पीछे है ना, अब अपना 1947 में आज़ाद हो गया। वह 1994 में वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बनी, और सभी लोगों को बराबर मानने जाना लगा। ठीक है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया, बहुत लंबे समय तक। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। इसीलिए समानता और न्याय को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्याय तभी मिल सकता है जब सभी लोग समान हो। यदि सभी लोग समान हैं तो न्याय भी समान, सभी लोग असमान हैं तो न्याय भी असमान ही मिलेगा। सभी लोग समान हैं तो न्याय भी समान ही मिलेगा। इसीलिए समानता को न्याय से अलग नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है। सरकार जानती है कि न्याय की क्या ज़रूरत है, समानता की क्या ज़रूरत है, उसको वह पहचानती है। उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है, जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज में लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। इसका भी हम लोग चर्चा कर लिए थे, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, कि एक लड़के को खेलने के लिए गुड़िया नहीं, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। क्लास 7 में शायद बात करेंगे हम लड़के और लड़कियों के, जब जेंडर उसमें बात करेंगे, जो अपनी यूनिट 3 है, जब उसमें साथ में बात करेंगे तो उसमें कहेंगे, हम लोग जानेंगे कि एक लड़के को खेलने के लिए मारुति कार, एक लड़की को खेलने के लिए गुड़िया क्यों दी जाती है। एक लड़कों के लिए स्कूल में बड़ा सा फील्ड बना रहता है, जबकि लड़कियों को खेलने के लिए एक पैक आंगन बना होता है। क्यों बना होता है? लड़कियां घर से स्कूल जाते समय सर नीचे करके एक सीधी कतार में जाती हैं या सीधी कतार में आती हैं, जबकि लड़के ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? यह रूढ़िवादी धारणा अपने समाज में क्यों बनी हुई है? ये भी कहा जाता है कि लड़की हुई तो खर्चा और लड़का हुआ तो चर्चा। ये जो मतलब बोल है, यह क्यों प्रचलित है? क्यों कहा जाता है कि लड़का हुआ तो चर्चा, लड़की हुई तो खर्चा? लड़कियां माँ बाप पर बोझ हैं, यह रूढ़िबद्ध धारणा अपने समाज में क्यों बनी हुई है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग साथ में जानेंगे। बस हम लिंक करके पढ़ते चलें। हर विषय, हर लेसन, हर टॉपिक, हर हेडिंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लड़कों को देता यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इससे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं, जिसमें लड़कियों को अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण के लिए, सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने की प्रावधान है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे लेसन अपना ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे कुछ दिया गया है कि आपके अनुसार फीस घटा दिया जाए तो लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते हुए देखा है? तो देख कर बताइए कि इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की है? क्या आप अन्य लोगों से सहमत हैं? जो लोग भेदभाव कर रहे थे, उन्हें आपने कैसे समझाया? तो दोस्तों, हम लोगों का जो लेसन 4 था, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, वह समाप्त हो चुका। आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरे पढ़ाने का अंदाज़ कैसा है और मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ या किस तरह से समझा पा रहा हूँ। धन्यवाद।